आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले आप जान लीजिए, भारत का संवैधानिक नाम, संविधान में उल्लेखित नाम दो हैं। इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया इस समय बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, इंडिया होगा कि भारत होगा। देखिए, हमारे संविधान में दोनों नामों का उल्लेख है। वैसे तो इसके कई नाम हैं, आर्यावर्त भी इसी को कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है, जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष है, पढ़ियो। तो भारत का आज हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का पहले हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देखिएगा, भारत को अगर मैं इस तरीके से, भारत का एक उत्तरतम बिंदु यहाँ मान लो और दक्षिणतम बिंदु इसे मान लो, पूर्वोत्तम बिंदु इसको और पश्चिम इसे। तो देखिए, ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ और ये है वेस्ट। तो पहली बात, भारत का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है, जहां से भारत की सीमा प्रारंभ होती है, उसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण में, भारत की मुख्य भूमि में सबसे दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु अगर कुछ है तो वो तमिलनाडु में पड़ने वाला कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। एक बात याद रखिएगा, कन्याकुमारी जब आप किताब को पढ़ेंगे तो कई बार कन्याकुमारी के साथ अंतरिप आ जाता है। तो अंतरिप समझिएगा, अंतरिप क्या होता है? वह भूमि का छोटा सा भूखंड जो तीन तरफ से जलमग्न होता है, उसे हम अंतरिप कहते हैं। और यही, बिल्कुल यही डिफिनेशन, भूमि का बड़ा भूखंड जो तीन तरफ से जलमग्न हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यदि पूछा जाए तो अरब का प्रायद्वीप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और अंतरिक्ष की बात पूछी जाए तो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से, सब जब समुद्री मार्ग की खोज की जा रही थी वास्को डिगामा द्वारा, तो वर्ष 1498 में जब वो भारत आया तो वह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित उत्तर मासा अंतरिक्ष से होते, यानी कैप ऑफ गुड होप से होते हुए ही भारत हिंदुस्तान आया था। अब्दुल मरीद नामक व्यक्ति ने सहयोग किया, देखा था ना आपने। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। पूर्वोत्तम बिंदु, सबसे पूर्व में स्थित, अगर गांव की बात की जाए, नगर की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित वालांगू है, वालांगू। और सबसे पश्चिमतम बिंदु पाकिस्तान में पड़ने वाला, पाकिस्तान से लगने वाला गुजरात के हिस्से में पड़ने वाला एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे हम सर क्रीक कहते हैं। ठीक है, तो पहले इतनी बात याद हो गई। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु वालांगू है, सबसे पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक है। यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हमारे मुख्य भूमि से भी नीचे है, और यहाँ पर एक सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु वालांगू और सबसे पश्चिमतम बिंदु सर क्रीक। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? आ रहा है ना? अगर पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार इसका कहां से कहां तक होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री। अब मैं इसको अलग लिखता हूं। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो कन्याकुमारी से जो रेखा गुजरती है, अक्षांशीय रेखा, नीचे वाला नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
देखिएगा, सबसे निचला हिस्सा जो कन्याकुमारी था, यहां से ये देखिए हमारी धरती है, पूरे धरती को हमने अक्षांशों में विभाजित किया था। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा कहलाती है, इसको हम अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। यह पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। और कुल इसके अलावा कुल कितने अक्षांशीय वृत्त खींचे जाते हैं पृथ्वी पे? आप बोलोगे सर ऐसा है, 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे, तो 90 डिग्री ध्रुव है ना, बोलो जी, ठीक। तो इसमें हमारे हिंदुस्तान से लगने वाली अक्षांश कौन सी है? तो आप बोलोगे सर जी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अर्थात कन्याकुमारी से जो रेखा गुजरती है, अक्षांशीय रेखा गुजरती है, उसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और जो इंदिरा कॉल से यानी जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय रेखाएं हो गई। अब इसी धरती पर देशांतरी रेखाएं भी खींची गई हैं। तो 180 डिग्री देशांतरी रेखा इधर खींची गई है और 180 डिग्री इधर। बातें समझ में आ रही हैं? तो भारत किस गोलार्ध में है? आपने बोला था सर जी अगर पूरे गोलार्ध को बांट दिया जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यानी उत्तरी गोलार्ध तो हो गया उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने बोला इंदिरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इससे भी नीचे है। तो इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट से कौन सी रेखा गुजरती है? आप बोलोगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। सबको क्लियर है? अब आते हैं देशांतरी रेखाएं। देशांतरी रेखाएं लंबवत होंगी। तो यहां पे सरक्रीक था, आपने कहा सर यही तो सबसे पश्चिमतम बिंदु है। तो सरक्रीक से जो रेखा गुजरती है, देशांतरी रेखा गुजरती है, उसे बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर जो 68 डिग्री 7 मिनट है, यहां पर पड़ता है सरक्रीक और यहां पे पड़ता है वालांग। सबको क्रिस्टल क्लियर है? बोलो। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरी पॉइंट हुए। प्रश्न कैसे पूछेगा? निम्न में से कौन सा बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो आप बोलोगे कन्याकुमारी। अब प्रश्न के तरीके, लहजे देखिए कैसे कैसे पूछते हैं। पहला, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो कन्याकुमारी। भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट। समझ में आ रहा है? भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछ दे तो सरक्रीक। भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु पूछ दे तो वालांगू। फिर पूछेगा वालांगू से कौन सी देशांतरी रेखा गुजरती है? आप बोलोगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी देशांतर? कोई यदि किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर जी आप बोल रहे हैं ये तो पश्चिम में है, तो मैं कहूंगा ये भारत के पश्चिम में है, लेकिन ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा पूरा हिंदुस्तान पूर्वी गोलार्ध में है। और पूर्वी गोलार्ध में है तो मैंने बताया था जो देश पूर्वी गोलार्ध में है उनका समय जो है वो ग्रीनविच से आगे ना होगा। तो हमारे समय के सामने लिखा होता है +5 आवर 30 मिनट प्लस। कभी देखे हैं? इसका मतलब ये होता है कि हमारा देश 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहां से? 0 डिग्री या फिर ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन से। तो हमारी मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? आप बोलोगे इलाहाबाद के नैनी से। कहां से? इलाहाबाद के समीप नैनी से, नैनी प्रयोगशाला से क्या गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा गुजरती है, जो भारत की मानक समय
रेखा है जो प्राइम मेरिडियन लाइन से कितना आगे है, आप बोलोगे 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे। अर्थात ब्रिटेन में जब मॉर्निंग हो रही है उसके मॉर्निंग से पहले हमारे यहाँ मॉर्निंग हो जा रही है, कब? 5.5 घंटा पहले ही। सबको समझ में आ रही बात है? अब चलिए आगे देखते हैं। भारत का आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इस पूरे भारत का कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है? यहां तक? यहां से दिख रहा है? बोलो जी। भारत का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? आप लोग बोलोगे 32,87,263 वर्ग किलो। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व की क्षेत्रफल का 2.41% है। जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, यानी ये पूरा विश्व का अगर क्षेत्रफल है, इधर दिख रहा है ना, ये पूरा विश्व का क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल का मात्र इतना परसेंट 2.41% ही भूभाग अपने पास रखता है। कौन? हिंदुस्तान या भारत। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस समय यह दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यह चौथे स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। इसका सेकंड प्लेस है, पहले पे कौन है? चीन है। अगर मैं पूछूं हिंदुस्तान जो है वो चौथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा देश है, तो आप बोलोगे सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कौन? भारत। तो इससे बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं? पहला सबसे बड़ा राष्ट्र रूस है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कनाडा है, जिसकी राजधानी ओटावा है। तीसरा चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चौथा यूएसए है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पांचवा ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। छठा ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी कैनबरा। और छठा सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, सातवां सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। और आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयरेस है। सबको समझ में आ रहा है? और ये वो सारे देश हैं जो अभी हाल ही में हुए G20 के क्या रहे हैं? सम्मेलन में भाग लिए। अब याद रखिएगा, G20 सम्मेलन में कुल देशों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? आप कहेंगे सर जी 20 हो चुकी, 20 + 1 हो चुका है। सुनो, अब G20 इसको नहीं बोला जाएगा, G21 बोला जाएगा। कौन शामिल हुआ है? आप बोलोगे सर एक देश नहीं शामिल हुआ है, एक संगठन शामिल हुआ है, जिसको हम बोलते हैं AU, अफ्रीकन यूनियन। एक और संगठन है इसमें, 19 देश +1 + 1, 19 देश हैं। एक तो संगठन है EU, एक तो है AU, एक तो है अफ्रीकन यूनियन और दूसरा है यूरोपीय यूनियन। यह सम्मेलन G20 सम्मेलन कब से हो रहा है? 1999 से। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आप बोलोगे जो विकसित राष्ट्र हैं या फिर जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो अपना जो विकास कर रहे हैं उसमें SDG का प्रमोशन करें। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का प्रयास करें। अगर इसको अचीव करने का प्रयास करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास, समझ में आ रही बात है? सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। उस गोल को पाने के लिए इस सम्मेलन का हर वर्ष क्या होता है? बैठकें होती हैं। G20 सम्मेलन इसके पहले यानी 2022 से 2023 तक की अध्यक्षता भारत ने किया। किसने किया? लेकिन 2021 से 22 तक की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने किया था और इसका सम्मेलन हुआ था जकार्ता में। दिख रहा है? कहाँ हुआ था? और भारत में कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। समझ में आ रही बातें?
इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यही हुआ कि G20 को बदल करके G21 कर दिया गया, और दूसरा एक आर्थिक गलियारा तीन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ा। एक हिंदुस्तान, भारत को समुद्री मार्ग द्वारा गल्फ नेशंस व्यापारिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके MOU पे सिग्नेचर सभी सारे देशों ने किया। भारत, गल्फ ऑफ नेशन और साथ ही साथ यूरोप, इन तीनों को जोड़ने वाला एक आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, व्यापारिक। और हिंदुस्तान के लिए बहुत सबसे बड़ा काम ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमको यूरोप जाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। अगर गल्फ वाला रास्ता मिल जाएगा तो हम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे वहां पे। समझ में आ रही बात है? दूसरा, इस G20 सम्मेलन को रोकने के लिए काफी देशों ने प्रयास भी किया। सबसे खतरनाक था यूक्रेन और रसिया का वार। ये दोनों इस G20 सम्मेलन के मेमोरेंडम पे साइन नहीं होने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये विफल ही रहे, लेकिन भारत की कूटनीति ने अपना रंग दिखाया और G20 सम्मेलन क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। चलिए, अब हिंदुस्तान जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चौथा जी, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हम सबसे बड़े राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान या भारत सबसे बड़ा देश है। अब देखते हैं हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत की सीमा है वो कई देशों के साथ लगती है। कई देश मतलब 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारे। जो स्थल से सीमा बनाते हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। पहला, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। भारत से हिंदुस्तान से टूट के अलग हुआ है 1947 में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दूसरा, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आता है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या है? काबुल। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के एक्चुअल वाले पोर्शन से नहीं लगता है, ये लगता है POK से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। जिस वाले पोर्शन पे, हिंदुस्तान के कश्मीर वाले जिस पोर्शन पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे हम POK कहते हैं। और उस पर कब्जा उसी से सीमा कौन बनाता है? मात्र 106 किलोमीटर। यह सबसे कम सीमा रखने वाला भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। अफगानिस्तान की बात आता है। अच्छा, देखते हैं कितने राज्य लगते हैं। पाकिस्तान से लगने वाले अगर राज्यों की बात किया जाए तो पहला गुजरात लगता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दूसरा राजस्थान लगता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तीसरा पंजाब लगता है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के अलावा एक ठो इस समय वह UTI है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। इसकी राजधानी श्रीनगर। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान से मैंने बता दिया। अफगानिस्तान से लगने वाला एक ही मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो उसका POK वाला हिस्सा लगता है। अगला आता है चीन से लगने वाले राज्यों की बात किया जाए तो चीन से एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है जिसका नाम है लद्दाख। कह रहा हूं अभी ज्ञान का वर्षा मत करें आप, ठीक है। और कुछ स्टेट्स
अब स्टेट्स कौन कौन से लगते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, इधर से चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। दूसरा, सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तीसरा, सिक्किम के अलावा जो राज्य लगता है वो है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। शिमला का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। पाकिस्तानी शिमला का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जब 90,000 की सेना बैठी थी तो जो सिग्नेचर हुआ था उस समय के हमारे आर्मी चीफ कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और जनरल सैम मानेक शाह। ठीक है, ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक, उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला। ये चीन से लगने वाले पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं। अब देखते हैं चौथे नंबर पे कौन आता है। चौथा देश कौन है जो हमारा पड़ोसी है, स्थल सीमा से अवरुद्ध, स्थलीय सीमा से नेपाल। कौन है? देखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी सीमा, ये पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बोलिएगा राजस्थान। कौन है? अफगानिस्तान से लगने वाला जम्मू एंड कश्मीर। चीन से सबसे लंबी सीमा रखने वाला क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल। नेपाल से लगने वाला सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। कौन जी? अब देखिए, नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, लिख रहा है यहां तक ना, बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद सिक्किम है। कितने राज्य हो गए? 5। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार की पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक। यानी इतने राज्य नेपाल से लगते हैं। कितने राज्य हो गए? 5। पांचों के पांचों राज्य हैं। और पांचवा, नेपाल के बाद अगर कोई राष्ट्र है तो वो है भूटान। कौन है? भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और इससे लगने वाले 3 राज्य हैं भारत के। पहला सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के अलावा आता है वेस्ट बंगाल। कौन आता है? देखिए, वेस्ट बंगाल लग रहा है ना। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। इसके बाद आता है असम, असम की राजधानी दिसपुर। और असम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। तो कुल कितने राज्य हो गए भूटान से लगने वाले? 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रही बात है? अगला, भूटान के बाद आता है म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार से देखिए कौन कौन सा लगता है राज्य। आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, राजधानी ईटानगर। फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड। फिर उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। कितने राज्य हो गए? 5। देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कितने राज्य लगते हैं जी? सॉरी, त्रिपुरा नहीं लगता है। 5 नहीं, 4 लगेंगे। त्रिपुरा नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य लगते हैं म्यांमार से। और 7वां, म्यांमार की राजधानी कहाँ है जी?
नेपाई ताओ, पहले क्या थी? रंगून, पहले कहाँ थी? रंगून। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी हाल ही में यानी कल परसों में ही मीटिंग हुई थी G20 की। आपने देखा ऋषि सुनक आए थे और ऋषि सुनक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने घुटनों पे बैठे हुए थे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, ठीक है। तो लोग कह रहे थे देखिए कितनी सादगी है। हाँ और क्या। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका का इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के इतिहास से भी होगा। ढाका का ही नवाब आगा खान होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे? मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर होंगे। समझ में आ रहा है? फाउंडिंग मेंबर में से एक होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका का नाम ढाका देवी वहाँ की एक लोकल देवी है जिसके नाम पे पड़ा है। हाँ, बांग्लादेश वर्ष 1972 में एग्जिस्टेंस में आया। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। क्या कहते थे? सैम मानिक शाह और इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने ढाका यानी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। किससे? पाकिस्तान से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यह भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला या फिर सबसे लंबी सीमावर्ती रेखा वाला पड़ोसी राष्ट्र है। समझ में आ रहा है? इससे लगने वाले राज्यों को देख लेते हैं। पहला आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। दूसरा आता है असम, राजधानी दिसपुर। असम के बाद आता है मेघालय। याद रखिएगा, मेघालय वही राज्य है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। पहले क्या था? चेरापूंजी था, अब क्या है? मानसी राम है, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के अलावा त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है, देख लीजिए। त्रिपुरा के अलावा मिजोरम है। मिजोरम अंतिम पड़ोसी इसका। हाँ, त्रिपुरा के बाद इसका मिजोरम अंतिम पड़ोसी राज्य है। तो कुल कितने राज्य हो गए बांग्लादेश से लगने वाले? 5। और इसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। और भारत से लगने वाली कुल अगर सबकी रेखा जोड़ दी जाए, सबकी सीमावर्ती रेखा जोड़ दी जाए तो 15,106 किलोमीटर भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा बनती है। 15,106.7 किलोमीटर। इन सबसे जो सीमाएं लगती हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर, जिसमें से सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की। समझ में आ रही बातें? थोड़ा नहीं, वीडियो चल रहा है उसी में अपना ज्ञान दिए जा रहा है। गड़बड़ा गया पूरा। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम लोग ये कैसे सीमाएं थी? पड़ोसी राष्ट्रों की स्थलीय सीमाएं थी। कुल कितने ऐसे देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं? 7। यानी 7 देश ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट बॉर्डर हमारे बॉर्डर से लगता है। इनकी सुरक्षा BSF कर रही होगी, ITBP कर रही होगी। समझ में आ रहा है? जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अपना सबका काम बटा हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत से लगने वाले जलीय सीमावर्ती राष्ट्रों के बारे में। तो याद रखिएगा, स्थलीय सीमा बनाने वाले यानी भारत के भूमि से स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर था। अब हम जलीय सीमा की बात कर लेते हैं। पहले हम पड़ोसी से पहले अपना खुद देख ले, हमारे कुल कितने ऐसे राज्य हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा रखते हैं, तो उसी में कल ही पढ़ा था 16 राज्य थे ना। लेकिन 16 राज्य में से अब तो कम हो गया एक ठो। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर। तो अब कितने राज्य हैं? 15 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 2 UTI हैं और 15 राज्य हैं जो पड़ोसियों के साथ सीमा रखते हैं। पड़ोसी राष्ट्र के साथ सीमा, यानी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा रखने वाले राज्य 15 हैं और 2 केंद्र शासित
प्रदेश है। अब 15 राज्यों का नाम एक बार सुन लीजिएगा। पहला आता है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और क्या आता है, असम बोला हूं क्या, असम बोल दिया हूं ना, 15 हो गए। बोलिए। अब दो केंद्र शासित कौन से आते हैं, एक आता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आता है लद्दाख, दूसरा आता है लद्दाख, याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं जलीय सीमा वाले, जलीय सीमावर्ती। पहले हम राज्य देखेंगे, फिर पड़ोसी राष्ट्र देखेंगे। तो जलीय सीमावर्ती राज्य, अगर राज्य की बात किया जाए तो कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा रखते हैं। 9 राज्य हैं। अब कौन कौन से थोड़ा देखते हैं। पहले है गुजरात, पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आता है गोवा, छोटा सा राज्य। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के नीचे आता है कर्नाटक। क्या आता है, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। भारत का आईटी शहर है ये, ठीक है। इसको भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। अगला और अंतिम नीचे राज्य आता है केरल। क्या आता है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। और सुनिएगा, तमिलनाडु भी इसी पश्चिमी तट पर ही आता है, उसका छोटा सा हिस्सा, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। अब देखिए, अगर भारत के पूर्व पश्चिमी तटवर्ती राज्यों की बात की जाए, दिख रहा है जी, पश्चिम तटवर्ती राज्य, आप बोलेंगे कितने हैं, तो हम बोलेंगे 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कितने हो गए, 6। कितने हो गए, कितने हो गए, 6। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 6 ऐसे राज्य हैं जो पश्चिम तटवर्ती राज्य। आपसे पूछे कुल कितने पश्चिम तटवर्ती राज्य लगते हैं भारत के, तो आप बोलेंगे 6। तमिलनाडु का छोटा सा हिस्सा लगता है, कन्याकुमारी के इधर वाला। अब आते हैं पूर्वी तटवर्ती राज्य। पूर्वी तटवर्ती राज्य में पहला आता है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। उसके नीचे आता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसके नीचे आता है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी याद रखिएगा अमरावती है। पहले का था हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आता है फिर से तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा पड़ता है, जहां से प्रक्षेपण होता है किसका, सैटेलाइट्स का। तो ये हमारे हो गए तटवर्ती। ये क्या हो गए, तटवर्ती। चंद्रयान भी कहाँ छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से। अब देखते हैं इन तटों से लगने वाले सागरों के बारे में, 7 समुद्र पार वाला। तो ये जो समुद्र है, समुद्र और महासागर में अंतर होता है। तो भारत से लगने वाले समुद्रों की संख्या या सागरों की संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। पहले देखिएगा, पहला आता है कच्छ की खाड़ी, दूसरा आता है खंभात की खाड़ी, तीसरा आता है अरब सागर, ये देखिए लक्षद्वीप है, और इनके बीच में एक आता है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर। यहाँ देखिए श्रीलंका है। श्रीलंका के नीचे ये वाला आता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी।
और उसके ऊपर आता है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और ये आता है बंगाल की खाड़ी। तो कुल सागर कितने हो गए देखिए, देखिएगा, खंभात की खाड़ी, सॉरी कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो कुल सागरों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो यार नींबू वाला गाना एकदम सही है, 7 समुंदर पार वाला। कौन कौन सा? कच्छ, खंभात, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या हमारे सीमावर्ती या फिर तटवर्तीय सागरों की संख्या। अब ये देखिएगा, हमारे पास द्वीप भी तो हैं, बोलो। तो द्वीपों को अगर ले लिया जाए तो हमारे पास 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर तटीय सीमा है। कैसी सीमा है? तटवर्ती सीमा है। कितना? 7516 किलोमीटर। बातें सबको समझ में आ रही हैं? बोलिए। और 6100 किलोमीटर के आसपास सिर्फ भारत के मुख्य भूमि की तटवर्ती सीमा है। यानी द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो 75 से 16 किलोमीटर, और द्वीपों को हटा दिया जाए, सिर्फ इन 9 राज्यों को लिया जाए तो इनकी सीमा कितनी लंबी है? 61, लगभग 6100 किलोमीटर। सबको समझ में आ रहा है? अब देखते हैं भारत के 6100 क्या बोल रही हैं? अब देखिएगा, भारत के तटीय सीमावर्ती राष्ट्र, भारत के तटीय सीमावर्ती राष्ट्र देखते हैं, इनकी संख्या भी बालकों 7 है। कौन कौन सा? अच्छा, ये तटीय सीमावर्ती क्या होते हैं पहले सुन लीजिएगा। ऐसे देश जिनकी समुद्री सीमा हिंदुस्तान की समुद्री सीमा से लगती है उसे हम तटीय सीमावर्ती राष्ट्र कहते हैं। ऐसे देशों की संख्या भी कितनी है? 7। पहला आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा टकराव जमीन पे भी होता है और सागर में भी। और वो सागर कौन सा है? आप बोलोगे अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। भारतीय नौसेना पाकिस्तान की नौसेना से सीधे सीधे भिड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। क्या है? अगर पड़ोसी नहीं होता तो हमारी इससे लड़ाई नहीं होती। तो पहला पड़ोसी राष्ट्र है तटीय सीमा वाला पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान की राजधानी याद रखते चलिएगा, इस्लामाबाद। दूसरी राजधानी है, दूसरा देश है मालदीव। कौन है? मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? ये छोटा सा द्वीपीय देश है, बस यहाँ पे छोटा सा देखिएगा, श्रीलंका के बिल्कुल नीचे। कौन सा द्वीपीय? ये द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपों का देश है, जिसको बोलते हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव। तीसरा, मालदीव के जस्ट बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका भी तो हमारा पड़ोसी देश है। हम लोग काहे टेंशन में रहते हैं? श्रीलंका अपना कोलंबो पोर्ट किसी को दे, हमको क्या टेंशन है? दुनिया में इतने देश हैं, कोई देश किसी को अपना व्यापार करने के लिए बुलाए, लेके भगाए, हमें उससे क्या मतलब? लेकिन श्रीलंका जब चीन को बुलाता है तो भारत सरकार के टेंशन हो जाती है। भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा दुश्मन राष्ट्र पूरी दुनिया में 2 ही हैं, खुलेआम दुश्मन है। एक तो चाइना और दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि दोनों के साथ हमने एक बार युद्ध लड़ चुका है। पाकिस्तान के साथ तो कई बार लड़ लिए हैं, चाइना के साथ भी हम लड़ चुके हैं 1962 में। तो घोषित रूप से या फिर परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से हमारे 2 दुश्मन राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। तो ये दोनों कुछ भी, कोई भी गतिविधि करते हैं तो हमारी आंखें एकदम, आंख कान नाक सब एक्टिव हो जाता है। सूंघने के लिए कुत्ते छोड़े हुए हैं हम लोग श्रीलंका में। सिर्फ श्रीलंका में नहीं, इन 7 देशों में अगर कोई गतिविधि चीन करता है तो हमारी सेना एक्टिव हो जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे कोलंबो पोर्ट दिया उसने, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तो हमारा नुकसान है ही, दूसरा सामरिक और रक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरा है। बातें समझ में आ रही हैं?
इसीलिए भारत सरकार और इंडियन आर्मी दोनों एक्टिव हो जाती हैं, श्रीलंका को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती हैं। उसको जब जब पैसे की आवश्यकता होती है हम दे देते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, मजबूरी में देते हैं, जबकि श्रीलंका कभी हमारा साथ नहीं देता, हमारे ही तमिलियंस को भगा देता है, उसके बावजूद में हम साथ देते हैं। काहे देते हैं? मजबूरी का है, ये हमारा पड़ोसी जलीय या फिर तटवर्ती सीमावर्ती राष्ट्र है, और पड़ोसी अपना होगा, पड़ोसी अपने साथ होगा तो बाहरी कोई नहीं लड़ेगा। उदाहरण देख लो, यूएसए का पड़ोसी राष्ट्र है कनाडा और मैक्सिको। यूएसए का न तो कनाडा कभी उसके ऊपर आक्रमण करता है न मैक्सिको, तीनों फ्रेंडली कंट्री हैं। यूएसए एकदम निश्चिंत रहता है, अपनी पूरी सेना पूरी दुनिया में दौड़ा रहा है, हर जगह लड़ाई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमाएं सुरक्षित है। अगर उसकी सीमाएं जिस दिन खतरे में आ जाएंगी ना, पूरी दुनिया में लड़ाई करवाना वो बंद कर देगा, अपनी सारी सेना बुला करके कहां रखेगा? बॉर्डर पे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारी सारी सेनाएं बॉर्डरों पे। सबसे ज्यादा खतरा एक तो चौपट से है, एक तो पगलेट से है। पी फॉर पगलेट और सी फॉर चौपट, चिरकुटो है, समझ में आ रहा है? पीसी हैं सब, और इन सबों को पीसते रहेंगे तो आप खुशहाल रहेंगे, और जिस दिन ये पिसाना सब बंद हो गए उस दिन आपको सब पीसेंगे। मालदीव की राजधानी माले। अगला सीमावर्ती राष्ट्र कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटवर्ती राज्य कौन सा है तो क्या बताओगे? जलीय तटवर्ती राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटा? ये समझ में आ रहा है? यानी तट सबसे लंबा किसका है? गुजरात का। और सबसे छोटा तट किसका है? गुड। अगला बांग्लादेश के बाद आता है, उसी के बस जस्ट बगल में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नैपाई ताव, और पहले क्या थी? रंगून। और हमारे अंतिम मुगलिया सुल्तान बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून में ही है। कहाँ है? म्यांमार के बाद आता है, इसकी म्यांमार की राजधानी नैपाई ताव है। म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। देखिए थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। कहाँ है? बैंकॉक। और अगला है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। क्या है? पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका छोड़िए क्या? श्रीलंका तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। श्रीलंका की राजधानी है नई श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और पहले क्या थी? कोलंबो। नहीं, कोलंबो पोर्ट मैंने बताया लीज पे देना पड़ा है। चलिए, तो ये हो गए भारत के सीमावर्ती राष्ट्र। आगे का अगली वीडियो में, ठीक है।